वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है द हिंदू के एडिटोरियल में। आज का हमारे एडिटोरियल 7 जनवरी 2021 का है। टॉपिक है बिल्डिंग बाय अकर्ड। मैं आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे देना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं आज की इस बिल्डिंग बाय अकर्ड के बारे में। देखिए, बिल्डिंग बाय अकर्ड मतलब सहमति से बनाना। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है, पीएमओ है यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है यानी कि संसद कह लीजिए, सचिवालय, ये सब जो है सेंट्रल विस्ता के अंदर आते हैं। सेंट्रल विस्ता, ओके, इन सब को सेंट्रल विस्ता कहा जाता है। अब ये बात इसलिए आई यहाँ पर क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक नई सेंट्रल विस्ता बनाने जा रही है जिसमें नया पार्लियामेंट होगा, नया पीएमओ होगा, नया राष्ट्रपति भवन होगा। इस तरीके से नई नई चीज़ें होगी, केंद्रीय सचिवालय होगा। और ये क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो पुराना पार्लियामेंट है यानी सेंट्रल विस्ता है, ये 2026 तक के लिए बनाया गया था, ओके, जिसमें पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर की तादाद अभी जो है 552 है। उसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जो अगला सेंट्रल विस्ते में जो आएंगे, पार्लियामेंट बनेगा, उसमें उसकी तादाद में लोकसभा की तादाद जो होगी वो 888 होगी, 888, और राज्यसभा की तादाद होगी मेंबर की 384 यानी 384। याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। और बनाया क्यों जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, ये 100 साल पुराना हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके अंदर स्पेस की कमी है। तीसरी प्रॉब्लम है कि सुरक्षा इसके अंदर नहीं है। चौथी चीज़ प्रॉब्लम ये है कि भूकंप जोन के अंदर आता है, भूकंप 4 के जोन के अंदर आता है, दिल्ली के अंदर। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को इन्फोर्स करती हैं कि वो नई इमारत बनाए, नई बिल्डिंग बनाए। किसके लिए? पॉलिटिक्स के लिए। इसीलिए जो है यहाँ पर इसकी बात की गई है, एक नया सेंट्रल विस्ता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल विस्ता कमेटी तैयार की और उसके तहत इसको पास करवाया। तो ये चीज़ पहले क्या हुआ, उसके अंदर पहले पार्लियामेंट बनाने से पहले इसको अदालत में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वही उसी के बारे में बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है, इसको आदेश दिया है, अब आदेश दे दिया है इसको। देखिए, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। इसमें लिखा है बियॉन्ड द जुडिशियल क्लियरेंस। जुडिशियल यानी अदालती सफाई के अलावा, बियॉन्ड मतलब के अलावा, यानी कि जो अदालत ने सफाई दे दी है किसको, सेंट्रल विस्ता को, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनको ये भी हासिल करना चाहिए। क्या हासिल करना चाहिए? नेशनल कंसेंसस। देखिए, नेशनल कंसेंसस किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आम सहमति। यानी कि चलो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया, लेकिन अब ये भी लाजिम है कि उसमें जनता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, इतनी जगह लेगी, जगह जंगल वंश है वो काटे जाएंगे, तो आम जिंदगी प्रभावित होगी। इसलिए जो है यहाँ पर इस बात को एक जज ने कहा है कि उसमें गवर्नमेंट जो ठीक है, अच्छा है, जुडिशियल क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन साथ साथ उनको आम जनता की सहमति भी मिलनी चाहिए। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। याद रखिएगा सेंट्रल विस्ता क्या है। तो चलते हैं आगे टॉपिक में। लिखा है विद द सुप्रीम कोर्ट्स 2-1 जजमेंट। देखिए, 3 जज हजरात थे, जिसमें से 2 ने क्या कर दिया है, हरी झंडी दे दी है सेंट्रल विस्ता को, के प्रोजेक्ट को। क्लियरिंग द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट फॉर न्यू दिल्ली। और ये कहाँ बनना है? न्यू दिल्ली के अंदर। अब देखिए, कह रहे हैं द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन नाउ इंडेलिबली रिशेप द नेशनल कैपिटल्स विजुअल लैंडस्केप। एक बात याद रखिए, अब जो मोदी जी की गवर्नमेंट है क्या कर सकते हैं, कैन नाउ इंडेलिबली रीशेप। देखिए, इसको रीशेप कहते हैं दोबारा बनाना। इंडेलिबली मतलब कहते हैं बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी रुकावट के, यानी कि मजबूती तौर से, पक्के तौर से अब उसको जो है बना सकती है। ठीक है, इंडेलिबली मतलब पक्के तौर से, बगैर किसी हिंड्रेंस के। तो कह रहे हैं कैन रीशेप द नेशनल कैपिटल्स विजुअल लैंडस्केप। देखिए, जो नेशनल कैपिटल, भारत की जो राजधानी है, उसका जो नज़ारा है वो मुकम्मल तरीके से बदल सकते हैं। ओके, देखिए, जस्टिस A.M. खानविलकर एंड दिनेश महेश्वरी फाउंड नो इन्फॉर्मिटी
इन द अप्रूवल्स ग्रांटेड बाय द सेंट्रल विस्ता कमेटी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 2 जज का नाम यहाँ पे लिया गया है, एक है AM खानविलकर एंड दूसरे हैं दिनेश महेश्वरी। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेटी कहते हैं किसी चीज़ कमज़ोरी, कमी, कोई कमी नहीं पाई है अप्रूवल देने के लिए, किसको, सेंट्रल विस्ता को। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल विस्ता को इन दोनों ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, साथ साथ उसको वहाँ से भी अथॉरिटी मिल गई है, कहाँ से, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन। उसके अलावा द हेरिटेज एज कंजर्वेशन, याद रखिएगा, इन दोनों ने क्या कर दिया है, ये भी सेंट्रल विस्ता कमेटी को परमिशन दे चुके हैं कि आप अब वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब देखिए एक बार फिर से ट्रांसलेशन देख लो। नरेंद्र मोदी, सॉरी, इसमें लिखा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन नाउ इंडेलिबली रीशेप द नेशनल कैपिटल्स विजुअल लैंडस्केप। अब मोदी जी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दिल्ली कैपिटल का पूरा नज़ारा चेंज कर सकती है, उसको बगैर किसी रुकावट के पक्के तौर से उसको नई बिल्डिंग बना सकती है, क्योंकि क्या कहा है खानविलकर एंड दिनेश महेश्वरी ने, कोई कमी नहीं पाई है किसको, अप्रूवल के लिए सेंट्रल विस्ता की कमेटी को। ठीक है, देखिए, और उसके साथ साथ कहाँ से उनको परमिशन मिल गया है, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की तरफ से, और कहाँ से मिला है, द हेरिटेज कन्वर्जेशंस कमेटी की तरफ से इनको परमिशन मिल चुका है। देखिए, एंड अदर बॉडीज़, और दूसरी जो बॉडीज़ हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया है, पेविंग द वे। देखिए पेव द वे मतलब होता है रास्ता हमवार करना। ठीक है, क्या करना है, फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, एंड अदर एडिफाइसेस, एडिफाइस कहते हैं इमारत को। ठीक है, तो यानी कि साथ साथ और भी चीज़ बनने वाली है, जो आपको मैंने बताया, पार्लियामेंट के अलावा वो बनना है आपको, राष्ट्रपति भवन बनना है, PMO बनना है, केंद्रीय सचिवालय बनना है, तो तमाम चीज़ों के लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं। ठीक है, किसके लिए हम रास्ते हमवार, जो गवर्नमेंट के लिए, टू कम अप, कि अपना काम आगे बढ़ाएं। कम अप का मतलब ये कि टू कंटिन्यू। देखिए जस्टिस संजीव खन्ना यही हैं जिन्होंने एतराज़ जाहिर किया है, 2 में से 3 में से जो एक थे वही हैं ये। अब इनके बारे में बता रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है, जबकि ये क्या थे, एग्रीइंग विद मेजॉरिटी ओपिनियन ऑन द कॉल फॉर बिड। देखिए ये क्या थे, ये बहुत सारे पॉइंट से क्या थे, एग्री थे। वाइल का मतलब जबकि एग्री थे, मेजॉरिटी ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियन से, ऑन द कॉल फॉर बिड। देखिए कॉल फॉर का मतलब होता है अप्लाई फॉर, जो बोली लगी है, जो अवार्ड, जो मतलब आप ये कह लीजिए कि जो अप्रूवल मिला है, उसके बहुत सारे पॉइंट से संजीव खन्ना जी क्या थे, एग्री थे। लेकिन असल उनके साथ मसला ये कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी, लेकिन उनके जहन के अंदर एक बात ये आई कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, असल मसला ये है कि डिसेंटेड ऑन द की इशू ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। उनका मतलब ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, क्या होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन। और इसी से क्या है, डिसेंडेंट का मतलब होता है अपनी राय को अलग रखना। इन्होंने क्या कर दी, अपनी राय जो है अलग कर दी है, मुख्तलिफ राय कर दी, असहमति जाहिर की है। डिसेंटेड ऑन द की इशू क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। उनका मतलब ये था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, इत्तेफाक से बनना चाहिए, सहमति से। इन द इंटायर एक्सरसाइज, जो भी काम होने वाला है ना, उसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। चलिए ठीक है कि कई ने उनको जो है डिसीज़न के लिए अप्रूवल दे दिया है कि आप बना सकते हैं, लेकिन संजीव खन्ना का कहना था कि बहुत सारे पॉइंट से मैं एग्री हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा की इशू ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। अब इसने क्या किया है, चूँकि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, विच विशिएटेड द इंडोर्समेंट ऑफ लैंड यूज चेंज। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ ने, किस चीज़ ने, जहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसने क्या कर दिया, इंडोर्समेंट यानी कि आप समझिए समर्थन, तौसीक, तस्दीक को जो है बिगाड़ दिया है, मज़ा ख़राब कर दिया, मज़ा किरकिरा कर दिया है कि नहीं अब कैसे ज़मीन को यूज़ करें लोगों की, या कैसे वो उस इलाके की जगह को यूज़ करें जहाँ पे लोग रहते हैं, उससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है, ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की भी सहमति लेनी चाहिए, कोई एक ओपिनियन पोल बनाना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप लोगों की राय ले सकें, ताकि आपको जो है समर्थन मिल सके, इंडोर्समेंट मिल सके। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए लिखा है कि Government should naturally be free to plan policies and programs on the behalf of people with no prior
रेस्ट्रेंट। देखिए यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट को कोई मतलब बुनियादी तौर से नेचुरली यानी फितरी तौर से क्या होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसी से। किसमें कोई प्लान करना चाहते हैं कि इसके अंदर पीपल का शामिल होना ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट शुड नेचुरली बी फ्री। गवर्नमेंट को जो है नेचुरली फ्री होना चाहिए किस चीज़ से, कि वो प्लान करे कोई किसी भी पॉलिसीज़ का या प्रोग्राम का ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, कि लोगों की तरफ से, यानी वो लोगों की तरफ से फ्री है कि लोग क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि जब गवर्नमेंट होती है वो क्या चाहती है, आम लोगों का ही भला चाहती है, आम लोगों के हित में ही काम करना चाहिए, इसलिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोग्राम मेकिंग। बट का मतलब लेकिन, यानी देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। देखिए सब्जेक्ट टू का मतलब मैंने आपको बताया था अधीन, ठीक है। सब्जेक्ट टू का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अधीन, यानी इफेक्टेड बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है उसको इंश्योर करने के लिए कि उसको अकाउंटेबिलिटी मिल जाए। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं मतलब जवाबदेही को, जवाबदेही से बचने के लिए कि भाई आपने सिर्फ ये काम किया है, अपने बिहाफ पे नहीं किया, कि लोग भी इससे एग्री थे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी से को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जस्ट अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल, देखिए ये क्या हुआ, अब इसको ले लिया गया कैसे, ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट आया है ये इस प्रिंसिपल के खिलाफ, इस सिद्धांत के खिलाफ है। अब ये ऐसा नहीं, बल्कि हुआ क्या है, द सेंटर इज सिंपली एक्सरसाइजिंग द प्रिविलेजेस। प्रिविलेज कहते हैं कि विश्लेषण कह लीजिए आप, ये कि खास तौर का जो लाभ होता है उसे कहते हैं विशेष लाभ, जिसे आप कह लीजिए ओके, रियायत कह लीजिए। अब गवर्नमेंट को जो कम रियायत मिली है उसका वो सिंपली वो एक्सरसाइज कर उसको यूज़ कर रही है, ठीक है। टू प्लान करने के लिए ए न्यू सेट ऑफ बिल्डिंग बनाने के लिए, टू हाउस ऑन इस्टेब्लिशमेंट। देखिए इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करिए, उन्होंने सिंपली उसको एक्सरसाइज कर दिया विद नो इंटरफेयर ऑफ पब्लिक एंड मास। आगे देखिए, वाइल द फाइनल कॉस्ट एस्टिमेट इज अनक्लियर। अब तक कह रहे हैं जितना खर्च आने वाला है वो कोई क्लियर नहीं, अनक्लियर है, कितना खर्च होगा किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखिए फिर भी उन्होंने कहा कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आर इन एक्सेस ऑफ 13,450 करोड़। देखिए फिर भी ओवरऑल एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जो खर्च आएगा वो कितना होगा, 13,450 करोड़ का जो है खर्च आएगा। अमंग अदर थिंग्स, जो उसके अंदर और भी चीज़ें शामिल होने वाली हैं, याद रखिएगा। ए न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो बनेगा उसके अंदर कितना खर्च होगा, 13,450 करोड़। वाइस प्रेसिडेंट, अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट बनना है, पीएमओ हाउस बनना है, ठीक है, याद रखिएगा, और पीएमओ रेजिडेंस भी बनना है। इसके अलावा ये जो खर्च बनेगा इसका कितना होगा, 971 करोड़ इस पे लगना अलग से। तो ये ओवरऑल 13,450 करोड़ तो है ही, साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के यानी केंद्रीय सचिवालय के लिए, वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव के लिए, पीएमओ रेजिडेंस के लिए कह लीजिए कितना खर्च होना है, 971 करोड़ अलग से खर्च होना है फॉर न्यू पार्लियामेंट। यानी कि टोटल जो खर्च होगा 13,450 करोड़ प्लस 971 करोड़ खर्च होगा। ये ओवरऑल एस्टिमेशन है। अब देख रहे हैं, कहना चाह रहे हैं विद नेशनल कंसेंसस। देखिए अब एक बात करें, अगर नेशनल कंसेंसस यानी कि आम लोगों की, आम जनता की सहमति हुई इसके अंदर, सच ए क्लासिकल प्लान, देखिए क्लासिकल कहते हैं कि विशाल, बड़े कद का, माइट बी ए क्राउनिंग अचीवमेंट। अगर उनका कहना है कि अगर नेशनल कंसेंसस हुआ, आम सहमति हुई लोगों की, तो ये एक क्राउनिंग अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट के लिए। क्राउनिंग अचीवमेंट, क्राउन कहते हैं ताजपोशी को, क्राउनिंग कहते हैं ताजपोशी को, तो ये एक ताजपोशी करने जैसा अचीवमेंट होगा। उनको बड़ी इज्जत भी देगा कि चलिए उन्होंने आम जनता को भी कुछ इसके अंदर समझा और उनको भी इसके अंदर भागीदारी मिली है। अब कब देखिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2020, ये कब तक लागू होना है, भारत के 75वें आज़ादी के दिन, यानी कि 2022 तक भारत का जो है 75th इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा, तब तक का ये प्रोग्राम है। देखिए व्हाट इज द जर्मन टू क्वेश्चन, जर्मन का मतलब होता है संबंधित यानी कि उनसे मिला हुआ सवाल ये है कि हाउ एवर इट इज इट
इट्स अप्रोप्रिएटनेस, हटा देता हूँ इसको, अप्रोप्रिएटनेस इन ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शंस। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि सवाल एक खड़ा हुआ है कि इज इट अप्रोप्रिएटनेस, कहने का मतलब ये है कि क्या ये मुनासिब है, औचित्य है, दुरुस्त है कि एक ऐसे साल के अंदर जहाँ पर एक अचानक सा अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं गैर मसबूक, यानी कि पहले ऐसा ना हुआ, अनफैमिलियर, अचानक से एक ऐसा डिसरप्शन कह लीजिए कि विघटित हो गया, इंतशार हो गया है, कैस की सूरत के अंदर, कोविड-19 की सूरत के अंदर, उस साल के अंदर आप इतना बड़ा खर्च करने जा रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब है, क्या ये उचित बात है, वही कहना चाह रहे हैं। इट इज इट अप्रोप्रिएटनेस इन ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन। देखिए अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा साल जहाँ पे अचानक से जो है इतना सारा इंतशार हो गया है, लोगों की ज़िंदगी जो है प्रभावित हो गई है। आप ऐसे साल में जो है क्या करना चाह रहे हैं, इतना पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। अब देखिए, दिस इज़ व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन टू स्कीम फॉर कॉमन वील। देखिए ये वो वक्त है, देख लीजिए अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ये तब है जबकि इलेक्टेड यानी कि चुनिंदा गवर्नमेंट, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको अनडिवाइडेडली, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बगैर किसी के टेंशन लिए हुए, अनडिवाइडेड कहते हैं मतलब ये कि आप इसको इतना समझ सकते हैं कि अनडिवाइडेड यानी कि बगैर मुंतशिर हुए, बगैर इधर उधर भटके हुए तवज्जो देनी चाहिए टू स्कीम, यानी स्कीम पर, फॉर ए कॉमन वील। कॉमन वील का मतलब ये है कि लोगों की जो ज़िंदगी में आम घाव है, जो तकलीफ़ है, जो मसाइल है, जो मसाइब है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। एंड नॉट टू बी टेम्प्टेड इनटू द एक्स्ट्रावेगेंट इंटेलिजेंस। देखिए और नहीं पढ़ना चाहिए, फजूल खर्ची के अंदर नहीं शामिल होना चाहिए, यही कहना। एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं फजूल खर्ची को, यानी कि उसकी तरफ उनको तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये एक सुझाव देना चाह रहे हैं जो थर्ड जस्टिस हैं, थर्ड जज हैं। देखिए अब देखिए, अब कह रहे हैं एज जस्टिस खन्ना हैज पॉइंटेड आउट, पब्लिक कंसल्टेशन इन ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड सिटीजन्स टू बी एबल टू assess द प्रोजेक्ट्स रैशनल। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जस्टिस खन्ना को ने इस बात की तरफ इशारा किया कि पब्लिक कंसल्टेशन इन ए डेमोक्रेसी, एक जमहूरी मुल्क के अंदर, एक लोकतंत्र मुल्क के अंदर क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड्स यानी उसको मुतालबा करता है कि सिटीजन्स टू बी एबल टू एसेस द प्रोजेक्ट्स रैशनल। देखिए जो तर्कपूर्णता है, यानी कि बिल्डिंग क्यों बन रही है, सारी चीज़ें, इसको जज करने के लिए हमारी जनता इस काबिल होनी चाहिए। ये जस्टिस खन्ना ने पॉइंट आउट किया, इशारा किया है कि पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए इन डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन वो मुतालबा करता है किस चीज़ का, कि सिटीज़न किस काबिल होनी चाहिए कि वो एसेस कर सके। एसेस का मतलब है कि एग्जामिन कर सके, जांच सके किसके प्रोजेक्ट्स रैशनल, यानी कि वो समझने के काबिल भी होनी चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता इतनी काबिल नहीं है शायद कि वो इसको इसलिए पूछना ज़रूरी नहीं है, ऐसा इन भाई साहब का विचार है। और उनके अंदर कहना चाहिए कि सिर्फ उनको रैशनैलिटी भी होनी चाहिए, इसका मतलब होता है तर्कपूर्ण विवरण करने की सलाहियत, ठीक है। आर्म्ड विद कहते हैं कि लेस होना चाहिए किसी इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल रीजनिंग। देखिए जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस आती हैं उससे भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सारी चीज़ें उसकी तर्कपूर्णता की जो है उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, रीज़न आउट करने की सलाहियत होनी चाहिए, किसको, सिटीजन्स को, ऐसा इनका मानना है। एंड एक और बता रहे हैं विद सफिशेंट टाइम एट देयर डिस्पोजल। देखिए डिस्पोजल का मतलब होता है विवरण, यानी कि उनके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो किसी भी बात पर अपना जो है विवरण दे सके, तस्वीर दे सकें कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। इनके कहने का मतलब ये कि हमारी जनता इतनी बासलाहियत नहीं है, ठीक है, इतनी एबिलिटी नहीं रखती है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट के रेशनल हो सके, या कोई भी चीज़ को रीज़न आउट कर सके, या उनके अंदर इतना टाइम नहीं है, अगर है भी तो, कि वो किसी चीज़ के लिए सही समय पर अपना विवरण दे सकें, ठीक है, तस्वीर दे सकें, अपना मशवरा दे सकें। आगे चलते हैं आर्टिकल के अंदर। देखिए द एसेंस ऑफ देयर व्यू शुड इन्फॉर्म द नेशनल डिसीजन। द रूह, देखिए एसेंस का मतलब रूह होता है, ठीक है, मूल वस्तु का आप जिसे कह सकते हैं हिंदी में। ऑफ देयर व्यू, उनकी जो व्यू आनी है उसकी रूह क्या है, उसकी मूल वस्तु क्या है, उसकी माहियत, उसकी असलियत क्या है, कि शुड इन्फॉर्म करना चाहिए फाइनल डिसीजन, यानी कि इफ़ेक्ट,
उसके फाइनल डिसीजन को इफेक्ट करना चाहिए कि नहीं, आम जनता की सहमति नहीं है तो ऐसा नहीं हो, आम जनता की सहमति होगी तभी होगी, यही कहना है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पब्लिक कंसल्टेशंस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मॉडर्न लॉज। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक से मिलने जुलने का, बात करने का, किसी भी मशवरा लेने का, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल कर लिया गया है, इनटू मॉडर्न लॉज, नए कानून के अंदर इसको शामिल कर लिया गया कि कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पर जब की जाए तो गवर्नमेंट उसमें क्या करे, पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूर करें। एंड ऑल्सो इन द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के अंदर भी इसको यानी पब्लिक कंसल्टेशन को जगह मिली है दैट इट मस्ट बी आस्क्ड बाय द पब्लिक। अब एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इट इज़ नो वे बेटर द एग्जीक्यूटिव इट टू बी appropriate therefore the center to attempt consensus building on central vista। देखिए कहना ये चाह रहे हैं कि एक वर्ड यहाँ पे देखिएगा फेटर, फेटर का मतलब होता है बेड़ी, क्या होता है बेड़ी, रोक। अब यहाँ पे चल इज़ नो, अगर आप ऐसा करते हैं इज़ नो वे फेटर टू द, अगर यानी कि पब्लिक कंसल्टेशन होती तो ये बेड़ी नहीं होगी किसके लिए, टू एग्जीक्यूट, लागू करने के लिए, किसको, इट वुड बी अप्रोप्रिएट, क्या होगा बल्कि ये अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, क्या किसके लिए, सेंटर के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, टू अटेम्प्ट कि वो शामिल करे कंसेंसस बिल्डिंग, आम सहमति को, आम जनता की राय को क्या करे वो शामिल करे, और इसमें उनको जो है परेशान नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बाधक वाली बात नहीं है, फेटर वाली बात नहीं है कि भाई बीड़ी लग जाएगी, गवर्नमेंट पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक का वो आएगी नहीं, बल्कि उसको अच्छा समझा जाएगा, ये अप्रोप्रिएट होगा, मुनासिब होगा। तो फिर से देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट, शामिल कर ली गई इनटू द मॉडर्न लॉज के अंदर, एंड ऑल्सो इन द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के तहत भी इसको शामिल कर लिया गया। अब ये चीज़ नो वे फेटर, ये कोई बेड़ी नहीं है द एग्जीक्यूटिव, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, बल्कि क्या होगा, इट वुड बी अप्रोप्रिएट देयरफॉर, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, फॉर द सेंटर के लिए मुनासिब है, इसीलिए टू अटेम्प्ट, कोशिश करनी चाहिए कंसेंसस बिल्डिंग, यानी कि आम सहमति की, लोगों की सहमति ली जाए, ऑन सेंट्रल विस्ता, जो बनने वाला है सेंट्रल विस्ता। कैसे लेनी चाहिए सहमति, आगे बता रहे हैं, विद शोइंग अनड्यू एंग्जाइटी। देखिए अनड्यू का मतलब होता है बेजा, अनुचित, नाहक, गैर वाजिब, यानी बिना किसी टेंशन के जो है, बिना किसी टेंशन के, एंग्जाइटी के, परेशानी के वो उस पर सोच विचार करे, या कोई जल्दी के, यानी पब्लिक को मौका दे और उस पर कोई फालतू का टेंशन न ले कि अरे यार क्या होगा नहीं होगा, पब्लिक क्या कहेगी। इन टेकिंग अप, टेकअप का मतलब था किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए। ऑल प्लान, जितनी प्लान गवर्नमेंट कर रही है उस तमाम को जो है आगे ले जाने के लिए उसको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, और फालतू का जो है टेंशन नहीं लेना। अनड्यू का मतलब फालतू, यानी बिना मतलब का जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो सब के लिए आपको इतना सोचना नहीं, बल्कि आप क्या कीजिए उसके अंदर शामिल कीजिए सबको। एक बार फिर से देख लेते हैं, विदाउट शोइंग अनड्यू एंग्जाइटी, फालतू की घबराहट, परेशानी को दिखाते हुए, एंड जल्दबाजी को। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी दिखाएंगे कि नहीं जल्दी करो, प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है, इस चक्कर के अंदर आप जो है प्रोजेक्ट को ख़राब कर देंगे। बल्कि मुनासिब ये होगा कि आप उसको साथ साथ लेकर चलें और तमाम स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूर करें, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। द पेंडेमिक कोर्स पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात करें, पॉइंट्स टू अनसर्टेनिटी ऑन रेस्टोरेशंस। देखिए अभी आपको पता है क्या चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, इसका जो मार्क है, कोर्स है, ये क्या बताता है, पॉइंट्स टू अनसर्टेनिटी, कि भाई कब तक रहेगा, नहीं रहेगा, 1-1.5 साल से तो चल ही रहा है रेस्टोरेशन, कब इसकी तजदीद होगी, कब से दोबारा ज़िंदगी जो है रिवाइवल होगी, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेगा, हेल्थ पे क्या डालेगा, एंड एमेलियोरेटिंग द डैमेज टू लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए कहने का मतलब ये है कि एमेलियोरेटिंग का मतलब होता है कब सुधार होगी, किसमें, कब इस्लाह होगी, जो डैमेज हुआ है लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के लार्ज बड़े बड़े सेक्टर के अंदर, ख़ास तौर से इन सर्विस, स्पेशली इन सर्विस, यानी कि जो सर्विस का जो क्षेत्र था, सेवा का जो क्षेत्र था, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो पैंडेमिक का जो कोर्स है, जो इनका मार्ग है,
कोई पक्का नहीं कब तक रहेगा, ये कब ठीक होगा, ठीक है, इकोनॉमिक को कब सुधारेगा, यानी कब हमारी चीज़ें वापस आएंगी। एलिमुरेट का मतलब होता है इस्लाह करना, कब हमारी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी, सब ठीक ठाक हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए कोई अनसर्टेनिटी है इस वक्त, ये फैसला लेना मुनासिब नहीं होगा, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इन द रन अप टू 2022 द गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड ऑन इट्स एबिलिटी। देखिए रन अप कहते हैं किसी भी हिस्से का पहले वाला, यानी कि 2022 से पहले वाला जो हिस्सा है, यानी कि जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा उसमें, यानी कि 2022 से पहले गवर्नमेंट विल बी टेस्टेड, गवर्नमेंट को आजमाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा ऑन इट्स एबिलिटी। किस बुनियाद पर? एबिलिटी की बुनियाद पर। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, गुड हेल्थ। ये जो पैंडेमिक चल रहा है इतना बड़ा, इसमें गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है फॉर ऑल सिटीज़न, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए। और रिवाइव इन नॉर्मेटिव एजुकेशंस, जो एजुकेशन इतना ज़्यादा समझ लीजिए कि अब विफल हो रहा है, स्कूल बंद है, सारी चीज़ें, उसको दोबारा ज़िंदगी कब मिलेगी। रिवाइव का मतलब होता है दोबारा बहाल हो जाना, कब हमारी जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थी वो दोबारा वापस में बहाल हो जाएगी। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग वेलफेयर। देखिए जो लोगों की क्या है, इतनी ज़िंदगी परेशान हाल है, उसको वेलफेयर कब मिलेगा, कब उसको जो है स्ट्रॉन्ग वेलफेयर मिलेगा। वेलफेयर कहते हैं कि आम लोगों की जो ज़िंदगी की हाल है उसको हम वेलफेयर कहते हैं। तो ये सब कब सही होगा, भलाई कब होगी लोगों की, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी तब एक चीज़ हम ये कहते हैं। ऐसी सूरत के अंदर हम देखिए कह रहे हैं, ऐसी सूरत के अंदर प्रियोरिटाइजिंग द सेंट्रल विस्ता कैन प्रूव टू बी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द टास्क। देखिए ऐसे वक्त में आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? सेंट्रल विस्ता को। 22-23 हज़ार करोड़ खर्च होना है टोटल मिला के ओवरऑल। उस वक्त आप पैंडेमिक पे आपको तवज्जो देनी चाहिए, आप प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको? सेंट्रल विस्ता को। तो वही कह रहे हैं प्रायोरिटाइजिंग द सेंट्रल विस्ता। सेंट्रल विस्ता को तवज्जो देना, उस पर पहले तवज्जो देना कैन प्रूव, साबित कर सकता है टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। देखिए डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि आप एक जगह जा रहे हैं, आप यहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, तवज्जो हट गई। तो अभी आपकी तवज्जो क्या है? अच्छी एजुकेशन, अच्छा वेलफेयर, ठीक है, नॉर्मेटिव एजुकेशन सिस्टम, उसके अलावा गुड हेल्थ, ये अभी आपका टास्क है। तो अगर आप उधर तवज्जो देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आप डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे किससे? अपने टास्क से, जो अभी हमारा पेंडेमिक के अंदर टास्क है। इसलिए इनका कहना ये है कि अभी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए बेसिक चीज़ों पर, पेंडेमिक पर, तब जाकर अगर ये चीज़ हो जाए, जब ज़िंदगी बहाल हो जाए, हर चीज़ नॉर्मल हो जाए, तब आप उस पर तवज्जो दे सकते हैं। यही था इस पूरे आर्टिकल के अंदर, जैसा कि हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।